अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंगीरा ज्योतिष का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई प्लैनेट इस जगह पर आ चुका है, जिसे हम बोलते हैं संधि में फंस चुका है प्लैनेट, तो अगर कोई प्लैनेट संधि में फंस चुका है तो वो प्लैनेट इस घर का रिजल्ट भी दे सकता है और इस घर का रिजल्ट भी दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में ये प्लैनेट्स हैं तो आपको कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट लाइफ में होनी कंफर्म है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके संधि के प्लैनेट जितने ज्यादा बढ़ते रहेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। संधि के प्लैनेट्स हमारी कुंडली को बिल्कुल, बेकार कुंडली को बहुत अच्छी कर सकते हैं और बहुत अच्छी कुंडली को बेकार कर सकते हैं। दोनों काम ये संधि के ग्रह करते हैं। इस बारे में एक और पॉइंट जो है वो ये है कि 0 डिग्री का लगन है, 0.10 डिग्रीज का, 0 डिग्री 10 मिनट्स का लगन है। तो हमें पता है कि ये लगन अभी अभी आया है फर्स्ट हाउस में। मतलब मान लीजिए कोई हमारी 3 नंबर की राशि आती है इस समय, 0 डिग्री 10 मिनट्स का लगन है और मिथुन राशि आती है फर्स्ट हाउस में। तो हमें पता है कि मिथुन राशि तो अभी अभी आई है। तो हम अगर मिथुन राशि के बिहाफ पर प्रेडिक्शंस करते हैं तो प्रेडिक्शंस गलत जाना स्वाभाविक, कंफर्म बात है। तो अगर कभी जिंदगी में ये कंडीशन आ जाती है कि हमारी कुंडली 10 मतलब 1 to 2 डिग्रीज पे है, 0 to 2 लिख लीजिए, 0 to 2 डिग्रीज पे है, या 28 to 29 डिग्री और 59 मिनट्स के आसपास है, तब आप कभी भी उस लगन की कुंडली नहीं मानोगे जिस लगन की कुंडली आपको दिख रही है। आपको वो कुंडली एक घर आगे या एक घर पीछे, जैसे कि अगर हमारा 0 डिग्री का लगन है तो हम यहाँ मिथुन की जगह हम यहाँ वृषभ, मतलब पूरी कुंडली को एक घर पीछे कर देंगे। मिथुन को 12th हाउस में कर देंगे और वृषभ को हम सेकंड में लेंगे, मतलब वृषभ को हम फर्स्ट में लेंगे। अगर 0 डिग्री का है, अगर 28 टू ये है तो हमारा मिथुन ही मानते हैं हम लगन है। तो इस समय हम पूरी कुंडली को एक घर आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो लगन आ जाएगा वो आ जाएगा करक लगन। तो ये एक और मेजर रूल आ जाता है, क्योंकि मैं किसी ऐसे कुंडली पर तो क्या प्रेडिक्शंस करूंगा जिसमें मुझे यही क्लियर नहीं है कि प्लैनेट है किस घर में। अगर आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्लैनेट किस घर में है, तो आप कितने अच्छे ज्योतिषी हो, आपकी प्रेडिक्शंस खराब है। हमारी मिनट्स और जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं उससे भी फर्क पड़ता है। तो मैंने अब क्या करना शुरू किया है कि मैं गूगल से कोऑर्डिनेट्स एंड डिग्री एंड मिनट्स में लेता हूं और उससे ऐप में डालता हूं। जो शहर के लोकल जो फीड है वो नहीं डालता। दिस इज द बेस्ट मेथड कि कोऑर्डिनेट्स एक्यूरेट आएंगे, क्योंकि बहुत बार हम एक पर्टिकुलर जगह के 3-3 कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लीजिए राजस्थान की एक जगह इतनी बड़ी है, उसका जो डायमेंशन है वो मान लीजिए वो लगभग लगभग 30 किलोमीटर्स के अंदर फैली हुई है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे, इतना हमें सबको पता है, सेम नहीं हो सकते। गूगल मैप्स पे आप क्लिक करके देखोगे तो हर बार कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे। जब ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, हमारा 1 मिनट चेंज हुआ, 1 सेकंड चेंज हुआ कोऑर्डिनेट्स के अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को भी हम इन डिग्री एंड मिनट्स लेते हैं, तो हमारा मिनट चेंज हुआ तो हमारी कुंडली का एक कोऑर्डिनेट में असर आता है।
उसके कारण हमारी डिग्रीज में फर्क आता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। बैड मैरिज होगा भी एक बार ले लेना एक हफ्ता। अब बैड मैरिज योगा, चलो हम बैड मैरिज योगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैड मैरिज योगास के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है, एक तो शुक्र देव का ऋण, एक आता है हमारे पास सन इन 7th हाउस एंड अ बैड सन इन 7th हाउस। सूर्य बुध शुक्र का योग, सूर्य शनि का योग, सूर्य की दृष्टि शनि पर, और हमारा शुक्र किसी भी हालत में बहुत ज्यादा खराब हो जाए। मंगल शनि का योग इज ऑल्सो अ बैड योगा फॉर मैरिज। मंगल प्लस शनि का योग, ये सारी कंडीशन एक बैड मैरिज योगास में बनती है। सूर्य शनि के योग में हम बोलते हैं कि ना ऐसे व्यक्ति के पास अंतिम समय में ना सूत रहेगी ना दारा। कहने का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का अंतिम समय ही वो होगा जब उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे। उसकी डेथ तभी हो सकती है, जिसके भी सूर्य शनि का योग होता है उसकी डेथ तभी होती है जब उसके आसपास ना उसकी पत्नी होगी ना उसके बच्चे होंगे, तभी उस व्यक्ति की डेथ होगी। सूर्य बुध शुक्र के योग में हम ये कहते हैं कि शुक्र इस समय बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और ये सूर्य बुध शुक्र का योग इट शुड नॉट बी इन अ हाउस जहां वो कंजंक्शन वाइज प्रॉपर ना बन रहे हों। और दूसरी चीज ये कि कोई ऐसा योग या ऐसी कोई चीज ना हो कि अकॉर्डिंग टू लाल किताब कि वो सेपरेट सेपरेट हम ट्रीट करें सूर्य बुध शुक्र को। अगर वो अगर ये सूर्य बुध शुक्र कंजंक्शन में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति के पास फर्स्ट फीमेल हो जाती है तो उसके जीवन में मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होना कंफर्म होता है, इफ व्यक्ति के सूर्य बुध शुक्र है। अगर व्यक्ति के सेकेंड हाउस में या 7th हाउस में सूर्य चंद्र होते हैं, सन और मून, एंड इफ दे आर बैड, तो ये भी मैरिज लाइफ के लिए इट्स नॉट अ गुड योग। सूर्य देव अगर शनि देव को देखते हैं, अगर सूर्य देव शनि देव को देख रहे हैं, ये लाल किताब की दृष्टि से आपको चेक करना है कि अगर सूर्य देव शनि देव को देख रहे हैं और शनि देव इस हालत में बैठे हैं कि शनिदेव वापस सूर्य देव को नहीं देख पाए, तो हम ये बोलते हैं कि उस व्यक्ति के भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी कंफर्म है। सूर्य इन लग्न एंड सप्तम हाउस शनि, उस व्यक्ति के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी कंफर्म। सूर्य बुध शुक्र के योग में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी। फिर आता है हमारा कि सूर्य प्लस शनि के योग में, एंड इफ ये सूर्य प्लस शनि का योग बहुत ज्यादा बैड हो जाता है, तब हम ये बोलते हैं कि उस व्यक्ति का 7 दिन 7 महीने या 7 साल के अंदर डाइवोर्स हो जाए, इफ दे आर दोनों ही बहुत ज्यादा बैड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें तो अगर हमारे 7th हाउस बहुत ज्यादा मेलेफिक हो जाता है, 7th हाउस बहुत ज्यादा मेलेफिक हो जाता है, देन ऑल्सो हमारे बैड मैरिज योगा बनते हैं। शादी में तलाक के योग बहुत तरह से बनते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में तलाक नहीं था, आपकी कुंडली में तलाक नहीं था, लेकिन आपकी पत्नी की कुंडली में तलाक है या आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में तलाक है, तो आप सेफ एंड पे नहीं हो। तलाक हो सकता है, आप सेफ एंड पे कब आओगे? जब उनकी कुंडली में भी कोई तलाक के योग ना हो और हमारी कुंडली में भी कोई तलाक के योग ना हो, तो तलाक नहीं होगा। बेस्ट रेमेडी जो किसी की शादी में अगर कभी भी समस्या आ रही है,
बेस्ट रेमेडी फॉर मैरिज, किसी की शादी में अगर मंगल शनि का योग है, एक योग रह गया, मंगल शनि का योग है, दिस इज ऑल्सो अ बैड मैरिज योगा। इसमें क्या होता है कि लाइफ पार्टनर या वो खुद लाइफ पार्टनर या वो खुद थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं और डिफरेंसेस बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, साथ नहीं रहना चाहते, मतलब एक घर में भी दो बिस्तर पर सोते हैं। ये कंडीशन आ जाती है मंगल शनि। और एक कंडीशन आती है मंगल शुक्र की। अगर मंगल शुक्र में ये खराब हो जाते हैं तो लाइफ पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता, इस कारण भी डाइवोर्स हो जाते हैं। तो आजकल तो डाइवोर्स होने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि डाइवोर्स बहुत ज्यादा बढ़, तो इतने ज्यादा रीजंस के साथ हमारी कुंडली को भी हमें एक्सपैंड करना पड़ रहा है कि ये रीजंस अब नए ऐड ऑन करने पड़ेंगे कि इन चीजों के कारण भी डाइवोर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक रीजन हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो पहले नहीं होता था, एक रीजन हो गया कि सेटिस्फेक्शन, एक रीजन हो गया आपका कि कुछ समय के बाद पति कमाने छोड़ दिया, या कोई और प्रॉब्लम आई, या मेरे शौक नहीं पूरे कर पा रहे हैं इसलिए डाइवोर्स हो गया। अलग अलग चीजें आ चुकी है अब मार्केट में। तो पहले डाइवोर्स के बहुत कम कारण थे, अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हमें उस हिसाब से वो भी बहुत सारी चीजें बढ़ानी पड़ रही है। सर रेमेडी नहीं खोली आपने? रेमेडी, द बेस्ट रेमेडी इज, अगर आपकी कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का योग है तो बेस्ट रेमेडी इज साबुत मूंग तांबे की गागर में भरें, उसको तांबे से सील करें और उसे जल प्रवाह कर दें, और ऐसी जगह जल प्रवाह करें कि वो दोबारा से किसी को मिले ना, क्योंकि जिस दिन वो खुल गया आपके सूर्य बुध शुक्र, उस दिन से दोबारा से मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दोबारा शादी भी कर सकते हैं गुरुजी? दोबारा शादी करना इज अ मेथड अगेन, कि वो तो एक मेथड है ही कि दो बार शादी कर लो तो आप बच जाओ। अच्छा, कई कुंडलियों में दो बार शादी करने के बाद भी मैरिज लाइफ ठीक नहीं होती जी। फिर उनको एक बार और करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा लगे तो और एनिवर्सरी पे थोड़ी तो नहीं, देखिए, मैक्स टू मैक्स आपकी 4 शादी तक जाता है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मैक्स टू मैक्स 4 शादी तक जाता है। मैंने खुद उपाय किया कराए हैं जिसमें 4 शादी के बाद नॉर्मल हुए हैं हस्बैंड वाइफ। 2 पे नहीं माने तो नहीं माने, अब वो, हाँ, ठीक है, होता है। अब आपके योग कितने खराब हैं वो, अब भगवान जाने। तो एक शादी में नहीं हो रहा है तो वो फिर आपके कुंडली में, मतलब लोग 3-3 4-4 बार डिवोर्स करके उसके बाद भी शादी के लिए ढूंढते रहते हैं लड़कियां, और हो भी जाती है लड़कियों की। पर जी, 4-4 शादियां होती तो किसी व्यक्ति की अगर 4 शादी हो सकती है हाँ, तो तो 4 बार क्या? हाँ, वो ज़्यादा अच्छा आप शादी करते रहो, वही तो बोला ज़्यादा अच्छा है। आप पेंशन मुक्त रहोगे। हुँ, इसके बाद आता है, ये तो हमारे थे, फिर आता है सूर्य शनि का। सूर्य शनि का अगर योग होता है तो आपको इस समय में रोशनी वाले घर में नहीं रहना है। पॉइंट नंबर 1, आपके कमरे में रोशनी नहीं आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपका घर ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए कि जहां से फ्रंट हिस्से में या बैक साइड में रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है। थर्ड पॉइंट, आपने छत में कोई ऐसा होल नहीं करना चाहिए जिसके कारण घर में, पूरे घर में रोशनी आ रही है। फोर्थ पॉइंट, सूर्य शनि के योग में नारियल का उपाय करने से सहायता मिलती है। नारियल का उपाय, जितने नारियल जिस हाउस में बैठे हैं उतने नारियल लें, उस सब पर 7 टाइम्स मौली बांधे और उन्हें मंदिर में दान कर दें। जल प्रवाह भी कर सकते हैं गुरुजी? मंदिर में देना इज बेटर। सेकेंड पॉइंट इज कि हम सूर्य प्लस शनि के वक्त जौ का उपाय कर सकते हैं। जौ
दूध में भिगोएं, रात भर अपने साइड में रखें, अगले दिन उसे जल प्रवाह करें। वेडनेसडे की रात को उसे रखना है, थर्सडे के दिन उसे जल प्रवाह करके आना है। ये उपाय आपको करते रहना है और अपनी नजर उतारनी है एक बार लाल फिटकरी से। लाल फिटकरी बहुत कम मिलती है गुरुजी। मुझसे मंगवा लेना, मैं भेज दूंगा, मेरे पास बहुत है। मेरे पास मतलब ऐसे बोरियां आती है मेरे पास और लो। और सर ये जो आपने कंजंक्शंस बोले तो ये हमें लाल किताब के हिसाब से देखना है। हाँ जी, लाल किताब के हिसाब से देखना है। बस आपको ये है कि डिग्री वाइज बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो, कोई 1 डिग्री का है, कोई 29 डिग्री का है, ऐसा कोई योग नहीं। और रेट्रोग्रेड और कंबर्शन उसका कोई नो सेम है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कि मंगल और शनि का योग है। अगर आपकी कुंडली में मंगल प्लस शनि का योग है, तब भी आप एक जौ का उपाय तो करें ही करें। दूसरा किसी भी उपाय हाउस में है तो किसी भी हाउस में। और कोई मतलब दृष्टि का हो चाहे किसी भी चीज का योग हो। कंजंक्शन जस्टिंग में उतना बैड रिजल्ट नहीं है, कंजंक्शन का बैड रिजल्ट। और उसके अगर अभी 100% दृष्टि में भी उतना असर नहीं आएगा कंजंक्शन, क्योंकि एनर्जीज मैच नहीं हो रही है। और एक प्लैनेट कंजंक्शन में हो तो बुध है फिर तो असर नहीं, नहीं है ना, फिर तो नहीं हो। ओके, सिर्फ ये सिर्फ ये दो ही होने चाहिए, अगर उसके साथ बुध आ गया कोई भी आ गया तो नहीं। तो नहीं। मंगल शनि के योग में व्यक्ति को ऐसा है कि उसके मेल चाइल्ड या जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद डिफरेंसेस बढ़ने बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं मंगल शनि के योग में। ओह। और इसके बाद हम मंगल शनि के योग में जो वाला उपाय तो हम बोल ही रहे हैं, तंदूर में मीठी रोटी सेक कर कुत्ते को खिलाएं। और एक जो अभी बोला है, घोड़ी की बोली शीशी में बंद कर कर रखें। बोली बोली होती है बच्चा पैदा, घोड़ी ने जो बच्चा पैदा किया है उसके बाद जो पहला दूध होता है उसको दूध बोली। बोली 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 पर वो कहाँ से मिलेगी गुरुजी? जिसके पास घोड़ी होगी। स्टर्ड फार्म स्टर्ड फार्म ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे वो करते हैं ना। अब ये बोली मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बोली का अब देखो, जब लोग नाइंसाफी कर ही रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बोली में बहुत ताकत होती है। बच्चों वो चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, जो पहला दूध होता है माता का, वो फिर बच्चे को बच्चे नहीं। ठीक है। बट अगर हम उसमें से कुछ परसेंटेज भी निकाल लें तो वो बहुत अच्छा है। मतलब उपाय के रूप में, अगर आपको किसी एक स्टेज पे फंस रहे हो, उपाय के रूप में। ये चंद्र के लिए है गुरुजी। ये मंगल शनि का योग है। मंगल शनि के योग में हम घोड़ी की बोली बोलते हैं। इससे हम कांच की शीशे में रखेंगे तो इससे हम बच जाएंगे। चंद्र का पहला दूध अमृत समान। चंद्र मतलब माता कोई भी है, चंद्र है। और घोड़ा तो वैसे ही चंद्र है। चंद्र जब घोड़ा जब दूध देगा तो वो और ज्यादा चंद्र है। उसका भी जो सबसे पहला दूध होगा तो वो अमृत है। वो अमृत राहु के अंदर पर बंद कर दो। राहु मतलब मंगल प्लस शनि, जो राहु उच्च होता है वो कभी तंग नहीं करेंगे। ये है इसका मेजर लॉजिक, पर मिलता बहुत कम है, इसलिए वो मैं बात समझ के हूँ। बट ये जौ वाला उपाय कर सकते हैं मंगल शनि के योग में, जौ वाला उपाय। दूसरा उपाय जो होता है वो ये होता है कि आप मैंने जॉ वाला उपाय दोबारा बोल दीजिए। तंदूर वाली मीठी रोटी डॉग को। हाँ, मीठी रोटी तंदूर में सेकें और उसे, और तंदूर अगर किसी के पास नहीं है, मिट्टी के तवे पे सेक सकता है। मिट्टी के तवे पे सेक सकते हो आप। ओके। या आजकल तो रेडीमेड तंदूर आ गए हैं स्टील के, उसमें थोड़ा सा मिट्टी पोत लें और फिर उसमें सेकें। म- मिट्टी छोड़ जाता है ना जब मीठी रोटी लगाते हैं तंदूर। वो बिल्कुल सही बात है, इसलिए तंदूर वाले लगाने नहीं देते। लगाते ही नहीं है वो, बोलते नहीं है कि वो बोलते हैं हम लगाएंगे ही नहीं। तभी मैं बोल रहा हूँ, तो
इस हिसाब से हम कर सकते हैं ये उपाय। तो अपना थोड़ा-सा काम करें, वो उस बेस पे बन जाएगी बात। वैसे मान भी जाते हैं कुछ लोगों के, करवाए हैं मैंने, मान जाते हैं कुछ लोग। हमारे यहाँ पे नहीं मानते गुरुजी। मैंने वो ज़्यादा, मैं बताऊँ, जहाँ ज़्यादा पता चल गया इस उपाय का वो तो नहीं मानेंगे, जिनको पता है इससे खराब होता है। जिनको नहीं पता है वो लगवा लेते हैं, पैसे मिल तंदूर क्या बात। हाँ, जी, जी, तन मैंने एक बार करवाया था, मतलब किया था खुद, तो एक बार तो उसने लगा दी थी। तो दूसरी बार जब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा लगानी है, कहंदा ना भरा तंदूर खराब हो गया मेरा सारा ही। ये होता है, ये फैक्ट की बात है, बट पहले अटेम्प्ट में सब लगा देंगे। और दूसरा उपाय इस कुत्ते को जौ वाला उपाय बोला था। जौ वाला उपाय ये है कि आप 400 ग्राम जौ लें, उसे किसी कांच के बर्तन में रखें, दूध डाल दें उसमें पहले और उसमें 400 ग्राम जौ डाल दें। तो दूध जो होना चाहिए वो जौ के ऊपर आ जाना चाहिए। आपको जौ नहीं, जौ डूब जाए नीचे। हाँ, जौ डूब जाए, दिखे मत, इतना दूध डालना है। और वो आपको अपने बेड के साइड में रख देना है। वेडनेसडे नाइट ये पूरी रात वो आपके बेड के साइड में रहेंगे। थर्सडे अर्ली मॉर्निंग बिफोर, आप समझे, बिफोर 11 AM आपको ये जौ जल प्रवाह करने हैं। ओके, सुजीत जी, ठीक है। सर दोबारा बोल दीजिए। जौ 400 ग्राम आपको लेने हैं, किसी कांच के बर्तन में उसे रखें। कांच का बर्तन नहीं मिलता तो कोई अन्य बर्तन भी रख सकते हो। उसमें जौ डाल दें पहले 400 ग्राम, फिर उसमें दूध डाल दें। दूध इतना डालें कि जौ अच्छी तरह से डूब जाए। फिर वेडनेसडे की पूरी रात उसे बेड के साइड में रख दें। नेक्स्ट थर्सडे के दिन सुबह 11 बजे से पहले पहले उसे जल प्रवाह कर आना है। और ये उपाय हमें एटलीस्ट 4-5 टाइम्स करना है। सर बर्तन के साथ नहीं, बर्तन आप वापस ला सकते हो बर्तन। इसमें ये नहीं है कि बर्तन भी बाद है, आप ला सकते हो बर्तन को वापस। पर उसको पहले कुछ दिन घर से बाहर रहने दें, बाहर ही धोएं। जब वो धुल जाए, 2 दिन बाहर अच्छा से धूप लग जाए, उसके बाद घर के अंदर लेकर आए। ऐसा तय करना है। ये 3 या 4 या 5 सप्ताह करना है।